अमन हिंदी एकेडमी पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये वीडियो जो है कि इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि यूपी टीजीटी, पीजीटी में जितने भी जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, पीछे के जो भी पिछले वर्ष के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वह इस वीडियो में उपलब्ध है। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, केवल 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के ही वीडियो बन रहे हैं। और 10 क्वेश्चन, उन 10 क्वेश्चनों का व्याख्या दिया जा रहा है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को नज़र में रखते हुए उन 10 क्वेश्चनों की व्याख्या की जा रही है। और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो बहुत ही कामगर सिद्ध होगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी टीजीटी, एलटी, जीआईसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है, उसकी व्याख्या सहित मैंने लिखा है। उत्तर मैंने लिखा है उसका व्याख्या सहित। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमुख सूफी काव्य कौन है? कौन से काव्य हैं? सूफी काव्य पद्मावत। किसको? पद्मावत को, ठीक है ना। प्रमुख सूफी काव्य पद्मावत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति कहा है। क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत को समासोक्ति कहा है। लेकिन डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। क्या माना है? प्रतीकात्मक काव्य माना है। पूछ सकता है कि जो है कि पद्मावत को समासोक्ति काव्य किसने कहा? तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो जितने भी सूफी प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं, जो भी काव्य हैं, उन अधिकतर काव्यों की भाषाएं जो हैं क्या है? अवधी भाषा है। उनकी क्या है? भाषा अवधी है। तो सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जितने भी सूफी कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा, मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी के लोक प्रचलित, जो अवधी भाषा है उनकी, वह लोक प्रचलित है, मुहावरों एवं लोकोक्तियों से युक्त है। क्या है? मुहावरों और लोकोक्तियों से युक्त है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो अवधी भाषा में जो प्रचलित जो भी रचनाएं हैं वो मुहावरों और लोकोक्तियों से युक्त हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जायसी किस धारा के कवि हैं? तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जायसी सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य मतलब जायसी जो हैं, जायसी प्रेमाख्यानक
काव्यधारा के कवि हैं जो सूफी काव्य के तहत आ रहे हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के हैं? प्रेमाख्यानक काव्यधारा के हैं। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत। क्या है? जायसी की प्रमुख रचनाओं में है, जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इनके और भी काव्य कृतियाँ हैं, जिसे चित्ररेखा है, कहरानामा है, मसलानामा है। ये क्या है? ये जायसी की कृतियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी की नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को, जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है उनमें आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य जो है, आराध्य या जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं, तो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया। किस रूप में देखा गया? आराध्य या परमात्मा को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। जबकि जो आराधक होता है, जो आत्मा, आराधक या आत्मा को प्रेमी के रूप में, आराधक या आत्मा को किस रूप में देखा गया है? प्रेमी के रूप में देखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः का मतलब क्रम के अनुसार, तो स्त्री को क्या परमात्मा माना है और पुरुष को क्या माना है? आत्मा माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः क्रम के अनुसार, यानी स्त्री को परमात्मा और पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना है। सूफी नेक्स्ट है इसमें कि सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रमुख कवि किसे माना जाता है? जायसी को माना जाता है। किसे? जायसी को। तो सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रमुख कवि किसे माना जाता है? जायसी को माना जाता है, जायसी को। ठीक है, उनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। क्वेश्चन संख्या 5 है, प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये यूपी टीजीटी में पूछा है कि प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? आप कमेंट करके भी बताइए। इस रचना का समय काल आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करके इस रचना का समय काल क्या है। तो प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? तो प्रेम चिनगारी अली शाह की कृति है। किसकी कृति है? अली शाह की कृति है। किसकी कृति है? अली शाह की। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि यूसुफ जुलेखा जो कृति है वह किसकी है? तो यूसुफ जुलेखा जो कृति है वह किसकी है? शेख निसार की है। किसकी है? शेख निसार की कृति है। यूसुफ जुलेखा किसकी कृति है? शेख निसार की कृति है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ज्ञानदेव, मिलान करने के लिए आ जाता है कि ज्ञानदेव किसकी रचना है? मिलान करिए। तो मिलान करने के लिए ज्ञानदेव किसकी रचना है? शेख नबी की कृति है। ज्ञानदेव किसकी कृति है? ज्ञानदीप किसकी कृति है? शेख नबी की कृति है। आत्मबोध नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 6 है। अब आपको बता देना चाहते हैं कि केवल 10 क्वेश्चन के ही आपको बताए जाएंगे और मुझे ज़्यादा अन्य कोचिंगों की तरफ बात घुमा फिरा कर नहीं कहनी है। मुझे जो भी पढ़ाना है वो सीधा सीधा पढ़ाना है, बता देना है। जितना बताना है मैं उतना ही बताऊंगा, जितना क्वेश्चन में, जितना टीजीटी पीजीटी में आने की संभावनाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 6 है, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना
जो है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, आप सुने होंगे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कमेंट करके बताइए आप। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की। आत्मबोध नामक जो ग्रंथ है, ये आत्मबोध नामक ग्रंथ, ये आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना, ग्रंथ की जो रचना हुई है वह नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं, नाथ संप्रदाय के जो भी प्रवर्तक हैं, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं गुरु गोरखनाथ ने की है। किसने की है? गुरु गोरखनाथ ने, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने आत्मबोध किसकी रचना की है? आत्मबोध की रचना की है। ठीक है। अब गोरखनाथ की अन्य रचनाएं भी हैं, गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में है आपकी गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह है, फिर प्राण साधना है, वैराग्य है, कुंडलिनी जागरण है, एवं शून्य समाधि भी इनकी रचना है। कौन सी है? कौन सी रचना है? शून्य समाधि। ठीक है, शून्य समाधि। ठीक है, ये गुरु गोरखनाथ की रचना है। मिलान करने के लिए आता है, इसलिए आप ध्यान से देखें, क्योंकि मिलान करने के लिए आता है और क्वेश्चन आप सीधे सीधे व्याख्या भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए और व्याख्या को आप लिख लीजिए। इसमें मैं बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन की तरह नहीं दिया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया हूँ और उसके डायरेक्ट उत्तर लिख दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 7 है। क्वेश्चन संख्या 7 है, आप ध्यान दीजिए, कई बार पढ़िए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? पूछा है कि यह काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो आप आगे देखिए, माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की है। सोच लीजिए, विद्यापति से बहुत क्वेश्चन पूछता है, लेकिन माधव हम परिणाम निराशा ये काव्य पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। आदिकालीन कवि हैं विद्यापति। किस काल के कवि हैं? आदिकाल के हैं। अब विद्यापति, अच्छा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। जो प्रसिद्ध विद्वान हैं उन्होंने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन जब दबाएंगे तभी आपको वीडियो की सूचना पहुँचेगी, आप तक इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगा। तो विद्यापति, तो हाँ, माधव हम परिणाम निराशा काव्य कृति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। विद्यापति बिहार प्रांत के, विद्यापति कहाँ के हैं? बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी हैं। पूछ सकता है कि विद्यापति बिहार के किस गांव में उनका जन्म हुआ है, कहाँ पर रहते थे वो, मतलब किस गांव में उनका जन्म हुआ? तो विपसी, बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गाँव के निवासी हैं विद्यापति। ठीक है, अब उसमें और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए मैं स्टार लगाकर ये दिया हूँ, लिखा हूँ कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? हरि मिश्र था, पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र था। और इनके द्वारा, विद्यापति द्वारा रचित रचनाएं हैं, कुछ रचित ग्रंथ हैं, जो क्या है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं, मिलान करने के लिए आ सकते हैं, इसलिए आप नोट कर लें। ये बच्चन सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है उसमें कि हाँ, विद्यापति नेक्स्ट है। आप ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जाति कवि किसने कहा है?
विद्यापति को जाति कवि किसने कहा है? तो विद्यापति को जाति कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा? जाति कवि कहा है। क्वेश्चन संख्या 8 है। क्वेश्चन संख्या 8 है आपका, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेन भी जवाब नहीं दे रही है। हाँ, पेन की ये नई है लेकिन सही से चल नहीं रही है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अपभ्रंश कहिए या उत्तर अपभ्रंश कहिए, उनको पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। और हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात आ गई है तब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस कहानी पर मिली? किस कहानी को, मतलब कौन सी कहानी यह लिखे जो सर्वाधिक प्रसिद्धि उस कहानी से इनको मिली है? वह कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को जिसके द्वारा सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली, जिसके द्वारा सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, वह कौन सी कहानी है? और हाँ, वह कहानी नेट के सिलेबस में भी ऐड है, इसलिए मैं पूछा हूँ कि वह कहानी कौन सी है और कब की, उसका रचना काल कब है। हाँ, आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप नहीं बता सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन हाँ, आप खोजिए, ढूंढिए, क्योंकि जब तक खोजेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। तो खोजेंगे, आप जब तक खोजेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। खोजेंगे तो आपका ब्रेन क्या करता है, बहुत फास्ट तरीके से काम करता है, बहुत उस पर मंथन होता है। तो आप खोजेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आप उसको एक बार खोजिए, एक बार ध्यान दीजिए। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा भाई? किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, प्रथम काल का मतलब क्या? आदि काल। हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदि काल ही है, ठीक है ना। और इसी आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, इसी आदिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने वीर काल कहा है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को या आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है या प्रथम काल को वीर काल कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी नवरत्न के रचनाकार कौन? रचनाकाल, हिंदी नवरत्न के रचनाकाल हैं, मतलब हिंदी नवरत्न का रचनाकाल कब हुआ, क्या है उनका रचनाकाल, क्या है हिंदी नवरत्न का? तो 1910 ईस्वी है। हिंदी नवरत्न की रचना 1910 ईस्वी में हुई है। हिंदी नवरत्न की रचना कब हुई? 1910 ईस्वी में हुई है। इस ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। कौन है? मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में पूछता है, कन्फ्यूजन करके पूछता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मिश्र बंधुओं में गणेश हैं, श्याम हैं, सुखदेव हैं। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक है ना, गसस, ठीक है। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में बहुत चर्चित नाम है। ये तीनों क्या थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तीनों क्या थे? बंधु। बंधु का मतलब क्या होता है? बंधु का मतलब क्या होता है? भाई होता है ना। बंधु का मतलब भाई होता है ना। तो ये तीनों क्या थे? भाई थे।
गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि वह कौन सी रचना है जो मिश्र बंधुओं की सबसे चर्चित रचना है? मिश्र बंधुओं की सबसे चर्चित रचना कौन सी है? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।